अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? होपफुली सारे ठीक होंगे और लॉकडाउन के दिन एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय किया है, बंदा घर में बैठे बैठे बोर ही हो जाता है। तो चलें आज चलते हैं हम मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। ठीक है, क्योंकि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी कर चुके हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती हैं। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे, मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया कि एक स्प्रिंग ले लिया जो एक फिक्स स्पॉट के साथ कनेक्टेड है। और याद रखें, जो आपने जो स्प्रिंग लेना है वो आपके पास क्या होना चाहिए, इलास्टिक हो। ठीक है, ये मेरे पास फिक्स स्पॉट आ गई, ये मैंने कोई फिक्स स्पॉट ले ली। और इलास्टिक स्प्रिंग का क्या मतलब होता है, इलास्टिक का कि ऐसी बॉडी जब आप उसको खींच के छोड़ें तो वो अपने पास ओरिजिनल जगह पे वापस आ जाए। जिस तरह आपके पास क्या होता है, रबर बैंड होता है, नहीं होता, इलास्टिक होता है। तो स्प्रिंग भी आपने क्या लेना है, इलास्टिक लेना है, यानी जो अपनी सिचुएशन या अपनी जो है ओरिजिनल पोजीशन जो है उसको चेंज ना करे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग लिया, उसके साथ इलास्टिक स्प्रिंग था, और मैंने एक ब्लॉक ले लिया जिसका मैस क्या था, एम था। ठीक है, एक ब्लॉक लिया, उसके साथ ये स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया, और ब्लॉक का मैस क्या था, एम था। इनिशियली मैंने कह दिया कि ब्लॉक कहाँ पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पे कब होता है, जब आपके पास ब्लॉक स्टेबल पोजीशन पे होता है, यानी ओरिजिन पे होता है। तो यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ से मैं इसको ओ से डिनोट कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि यार ये रेस्ट पे क्यों है, क्यों ना इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगा दूं और ये मोशन में आ जाए। तो मोशन में लाने के लिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाई। अब ये ओरिजिन पे था, यहाँ से मैंने कहा कि कुछ ना कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट तय होना चाहिए। मैंने कहा कि इसको यहाँ से लेके यहाँ पे ले आऊँ। तो जैसे यहाँ पे था तो इसको मैंने मूव करवा के यहाँ पे ले आया। अब देखें, जो ही मैंने मेन पोजीशन से इधर मूव करवाया तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गई, स्टोर हो गई। अब आपके पास ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये आपके पास हुक्स लॉ को क्या करेगी, फॉलो करेगी। हुक्स लॉ क्या कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, मैंने यहाँ से इसके ऊपर ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्स ट्रेवल किया है ना, ओरिजिन से ट्रेवल किया या नहीं किया, ये एक्स ओरिजिन से जो ट्रेवल हुआ है, इस एक्स के ट्रेवल करने की वजह से इस ब्लॉक के अंदर या स्प्रिंग के अंदर क्या हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो गई। उसको मैंने क्या कह दिया, रिस्टोरिंग फोर्स कह दिया। और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास किसके है, डिस्प्लेसमेंट के जो बॉडी ने ट्रेवल किया। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, देखो बॉडी इधर मूव कर रही है और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इधर है। जिस कल मैंने आपको बताया था ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है, इस तरफ आ रही है। यहाँ से बात समझ आ गई कि ये आपके पास क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और यही आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की फर्स्ट कंडीशन आ जाती है। सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही, हो रही है ना। सो आपके पास ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है। अभी हमने सेकंड कंडीशन भी इसकी फॉलो करनी है। अब याद रखें, जब भी आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे आपके पास क्या आएगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो मैंने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के। ठीक है, ये के आ गया। अब के हमारे पास क्या है, के को आप क्या कहेंगे, ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, अब स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास नेचर ऑफ स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, एफ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स। अब एक और बात, मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा तो क्या ये यहाँ पे ही रहेगा, नहीं, यहाँ पे तो नहीं रहेगा। रिस्टोरिंग फोर्सेस को क्या करेगी, ओरिजिन के ऊपर दोबारा लेके आएगी। ओरिजिन के ऊपर जो ही ये पहुंचा ब्लॉक, इसके ऊपर क्या हुआ, इनर्शिया लगा, इनर्शिया ने इसको ओरिजिन के ऊपर रुकने नहीं दिया और ये मूव करके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे छोटा सा ड्रा कर देता हूँ, ये छोटा सा मैंने ड्रा कर दिया। ठीक है, ये ये छोटा सा ड्रा किया, तो ये लेट्स सपोज समझ लें ये ब्लॉक वापस यहाँ पे आ गया। ये मेरे पास पोजीशन ए थी और इसको मैंने ए बार का नाम दे दिया। ठीक, अब देखो ब्लॉक मोशन कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रही है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आई तो वेलोसिटी प्रोड्यूस आई, वेलोसिटी में प्रोड्यूस हुई तो आपके पास क्या हुआ, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कि आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगी। और न्यूटन लॉ के सेकंड लॉ के मुताबिक आपके पास क्या आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल है, एम के। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2।
अब रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एसेलरेशन की, क्योंकि मैस मेरे पास कांस्टेंट है तो मैं इसको दूसरी साइड पे ले आया हूँ। ये आ गया। अब देखो ये तो चीज़ जो आ रही है मेरे पास, ये क्या आ रही है, के बाई एम कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स, क्योंकि मैथ ऑफ सप्लिंग आपके पास जो है सेम रहेगा, ठीक है। आपके पास जो है के की वैल्यू भी सेम रहेगी फॉर सेम स्प्रिंग। अब जब भी आप कांस्टेंट को हटाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोबारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। दिस इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी जो है आपके पास स्पेसिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक आ गई समझ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इसका रिलेशन विद टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या आता है, ठीक है। अब हमने रिलेशन विद टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी देखना है। तो मैंने अभी आपको इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 3 है, इक्वेशन 3 मेरे पास क्या कह रही है कि ए इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास ये जो कांस्टेंट है मेरे पास ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स आता है, आ रहा है ना। अब यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे हम अगर देखें ऑलरेडी इन इक्वेशन, यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ जो है 2a, ठीक है। तो a इक्वल टू माइनस के बाई एम है या नहीं है, a इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। इस के बाई एम को हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया और इस ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या दे दिया, कांस्टेंट का नाम दे दिया। अब ओमेगा जो है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, अब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट हमारे पास क्या आ रहा है, के बाई एम, सॉरी के बाई एम आता है हमारे पास, आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब दूसरी बात याद रखनी है कि हमारे पास ये जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और इसका जो रिलेशन है टाइम पीरियड के साथ ये 2 पाई बाई टी है, सही है। दोनों तरफ मैं इसको मैं इक्वेशन नंबर कहता हूँ वो 3 थी तो ये हमारे पास 4 आ गई। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। कंपेयर 4 एंड 5, ठीक है। 4 और 5 को कंपेयर कर दिया तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, के बाई एम। हमें टी की वैल्यू चाहिए सो दोनों को क्या कर दूंगा, इन्वर्ट कर दूंगा। तो टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू एम बाई के। सिर्फ टी की वैल्यू चाहिए सो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम बाई के। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, पाई स्क्वायर के साथ कैंसिल होके पाई, ये दोनों आपके पास सिंगल सिंगल है लिहाजा एम बाई के आ गया। दिस इज रिलेशन फॉर टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी के लिए अगर रिलेशन देखें हम, ठीक है, तो हमें पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है, रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू 1 बाई टी, वैल्यू पुट कर दी इसकी जगह तो क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, तो 1/2 पाई तो इसी तरह रहेगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, के बाई एम। दिस इज रिलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। अब एक और बात याद रखनी है आपने कि के स्प्रिंग कांस्टेंट और इसको हम न्यूटन पर मीटर में मेजर करते हैं ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। अब आपके पास दूसरी बात कि जो है ये जो के है यह आपके पास टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखें हम तो डिपेंड करता है या नहीं करता ये देखना है हमने। तो देखें फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्प्रिंग कांस्टेंट और मैस के ऊपर, और डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, कितनी स्पीड के साथ कर रहा है ये क्या कर रहा है। तो मैस ऑफ जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैस ऑफ ब्लॉक और किसके ऊपर, स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर। या टी की बात की जाए तो टी क्या हो जाएगा 2 पाई एम ओवर के। तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी मैस और स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ इसके साथ कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों ने खुद करनी है। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।